छी 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 छी, ये क्या हरकत है? मतलब कुछ भी, नाक में उंगली कौन करता है भला? बहू क्या लगी हुई है, इतनी देर से देख रही हूँ। इतनी शिद्दत से तो राधा ने कृष्ण की भक्ति नहीं की जितनी लगन से तू ये नाक का चूहा निकाल रही है। माँ जी, ये छोटा सा सूखा सा नाक में कब से परेशान कर रहा है। देखती हूँ कब तक मुझे परेशान कर पाएगा। आज तो रहेगा मेरे नाक में, या तो मैं। अरे तू ही रह ले, लेकिन ये काम ना किसी कोने में बैठ कर कर बेटा, जो निकालना है निकाल। क्या है ना, ये देख कर मुझे घिन आती है। तभी पति खाना खा रहा था। अरे शालू, ये क्या है हरा हरा सा? मुझे क्या पता, इलायची होगी, खा लो। इलायची दाल में कौन डालता है शालू? हाँ, डालता तो कोई नहीं, लेकिन क्या पता गलती से गिर गया हो। सास जैसे ही बहू की ये बात सुनती है, जोर से चिल्लाती है, अरे रुक जा बेटा, मत खाना, ये इलायची नहीं है, ये बहू की नाक के अंदर का कचरा है। कैसी बात कर रही हो माँ, इतनी बड़ी गंदी गलती कैसे हो सकती है? अरे घर का खाना भी साफ नहीं मिलेगा तो बंदा कहाँ जाकर खाएगा? बहू की आदत से सास और बेटा दोनों परेशान। फिर एक दिन, मम्मा, मुझे ना स्कूल में अवार्ड मिलने वाला है, तुम जरूर से आना स्कूल में, तुम्हें देखकर बहुत प्राउड फील होगा अपने बेटे पर। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, बस 2 मिनट, मैं अभी तुमसे बात करती हूँ। नाक में न जाने क्या फील हो रहा है। मम्मा, हाथ धोकर खाना दो ना मुझे। अब तो बहू का हाथ सारा दिन नाक के अंदर होता, फिर चाहे दिन हो या रात। फिर एक रोज, क्या है ये, कितना गंदा लगता है, सारा दिन तल्लीन होकर नाक में उंगली करती रहती हूँ। क्या करूँ, ये सर्दी में तो मेरी नाक हमेशा ही भरी रहती है। बहू ये ले, ये क्या है माँ जी? ये ना मशीन है, इससे भाप लेकर तू अपने अंदर की सारी गंदगी निकाल देना, फिर तेरी नाक भी ना बाथरूम की नाली की तरह साफ और खुली हो जाएगी। अरे वाह माँ, ये तूने पहले क्यों नहीं दिया इसे? माँ जी पता नहीं ये सेफ है कि नहीं। ना माँ जी, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। अरे कैसी बात कर रही है, वैसे भी डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं कि नाक को हमेशा साफ रखना चाहिए। अरे तू क्यों नहीं रखती अपने नाक को साफ है? खैर, दिन बीत जाते हैं और बहू की नाक में उंगली करने वाली हरकत खत्म ही नहीं होती। एक दिन ननद कहती है, माँ कैसी है? क्या बात है, कैसी दुबली सी लगने लगी है, खाना नहीं खाती क्या? लगता है मेरी शादी के बाद मेरे दुख में आप दुबली होती जा रही हो। अरे सही बात कर रही है बेटा, वैसे खुद से खाना बनाकर खाना हो तो ऐसा ही होगा ना। क्यों माँ, भाभी खाना नहीं बनाती क्या? बस ननद का ये बोलना होता है कि प्लेट में खूब सारा नाश्ता खाना सजाकर भाभी ले आती है। अरे मेरी ननद रानी, कितने दिनों के बाद दिखी हो, ससुराल क्या गई, मायका तो भूल ही गई। नहीं नहीं भाभी, वैसे इतना सारा बनाने की क्या जरूरत थी? बहू फिर नाक में उंगली डाल देती है और नाक को खोदते हुए, कैसी बात कर रही हो ननद रानी, अरे क्यों नहीं बनाऊं? अरे वो क्या है ना, तुम इतने दिनों के बाद आई हो तो मैंने देखा तुम्हारी पसंद के दाल पकौड़े भी बनाए हैं, वो भी इन्हीं हाथों से। भाभी नाक से हाथ निकालकर हाथों को दिखाती है कि सास देखो, इन्हीं हाथों से बनाया है तेरी भाभी ने, खा खा ना। ननद देखती है कि हाथों में नाक की गंदगी लगी है। नाना भाभी, मेरा तो पेट भरा है, माँ तू ही खा ले। अरे कैसी बात कर रही है, मैंने तो पूजा ही नहीं की अब तक, मैं कैसे खा लूं? बस करिए, आप लोगों को तो अच्छी चीज की पहचान ही नहीं है। पता है कितनी मेहनत से बनाया था मैंने आप दोनों के लिए। हाँ भाभी, वो तो आपकी नाक में लगी दाल देखकर ही लग रहा है। अब हाँ, वो बनाते बनाते नाक के अंदर की खुजली इसलिए बस। अरे खाओ ना, नहीं तो फिर सारा मैं ही खा जाऊंगी। हाँ वही ठीक रहेगा भाभी, आप ही खा लीजिए। और जब तक मैं हूँ ना, मैं खाना बना लिया करूँगी
अरे ना ना ना, तुम वैसे भी थक जाती हो, मैं बनाऊंगी। अरे नहीं भाभी, ऊपर से आपको नाक भी तो खुजाना होता है, उसके लिए भी तो वक्त चाहिए होता होगा ना। आप आराम करिए भाभी। अब सास ननद मिलकर खाना बनाती, सबको खिलाती और बहू वो नाक खोदा करती। फिर एक रोज, अच्छा माँ, अब मैं चलती हूँ। ससुराल से रोज फोन आ रहे हैं, पता ही नहीं चला कितने दिन निकल गए आप सबके साथ। हाँ बेटा, तेरे जाने का दुख तो हो रहा है, लेकिन अब फिक्र हो रही है। कल से फिर अकेले खाना बनाना, खाना खाना। देख, तेरे रहते मेरी सेहत कितनी सुधर गई। माँ भाभी को क्यों नहीं समझाती कि साफ सफाई कितनी जरूरी है। उन्हें बोलना कि इसी वजह से तू खाना नहीं खा पाती। अरे तुझे क्या लगता है कि बोला नहीं होगा? कितनी बार बोला। तेरे भाई ने तो फिर भी समझौता कर लिया, लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ ऐसे खाने के साथ। नहीं माँ, कैसे कोई देखी हुई मक्खी निगल ले, लेकिन माँ कुछ तो करना ही होगा ना। तभी वहां भतीजा आ जाता है, जो काफी देर से सबकी बात सुन रहा था। बुआ, मैं भले छोटा हूँ, लेकिन मैं सब जानता हूँ। मुझे पता है कि मम्मी को सही राह पर कैसे लाया जा सकता है। अरे तू चुप रह, जा अंदर जाकर खेल। जरा सा है बातें देख लो बड़ी बड़ी। कैसी बात कर रही है माँ? तुझे पता है ना मुन्ना कितना होशियार है। ना माँ, मैं तो सुनूंगी, तू जा। हाँ तो करो बुआ भतीजे बातें, मैं जा रही हूँ। सास अंदर चली जाती है कि भतीजा बुआ के कान में कुछ कहता है और दोनों खूब हंसने लगते हैं। तभी भाई आता है। क्या बात है बुआ, भतीजे को क्या सोने की खान मिल गई है जो खुश हुए जा रहे हो? अरे भैया, उससे भी बड़ी कोई चीज हाथ लगी है। वो क्या है ना, अब आप लोगों की परेशानी गंदे खाने की खत्म होने वाली है, तो रेडी हो जाओ। मैं नहीं मानता, मुझे तो लगता ही नहीं कि ये पॉसिबल है इस जन्म में। फिर अगले रोज, अरे छोटू, कब से पॉटी कर रहा है? निकल निकल बाहर। माँ, वो पानी नहीं आ रहा है, क्या करूँ? ऐसे ही बाहर आ जाता हूँ। भाभी ये देखिए, मैंने आपके लिए पकोड़े बनाए हैं। मैं माँ को अपने हाथ से खिलाऊंगा। तभी बहू मन में सोचती है, अंदर तो पानी नहीं आ रहा था, मतलब पॉटी करके इसने हाथ भी नहीं धोए होंगे। मैं क्या करूं, कैसे इसके हाथ का खाना खाऊं? ननद समझ जाती है कि भाभी के मन में उथल पुथल चल रही है कि वो खाए या ना खाए। छोटू बुआ के हाथ के पकोड़े भाभी के लिए, और वो भी छोटू के हाथ से। इतना अच्छा कॉम्बिनेशन कहाँ होगा? हाँ हाँ, खाओ खाओ बहू। अरे क्यों नहीं खा रही, खाओ ना बेटा। बहू का मुंह बन जाता है, क्या बोले, क्योंकि बेटे के हाथ गंदे हैं इसलिए वो नहीं खा रही है, लेकिन उसी के गंदे हाथों से तो वो न जाने कब से खाना खिला रही है। लग रहा है शालू कुछ सोच रही है। मम्मा मुझसे प्यार नहीं करती, तभी तो मेरे हाथ से खाना नहीं खा रही है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तू तो मेरा जिगर का टुकड़ा है, मेरा लाल। सिर्फ बोलने के लिए, तभी तो उसके हाथ से खाना नहीं खा रही है। क्यों? जैसे ही बेटा बहू के सामने खाना लाता है तो वो उसे धक्का दे देती है। अरे ये क्या किया, बच्चे को गिरा दिया? क्यों? अरे हाँ, क्यों नहीं खा रही है तुम मुन्ने के हाथ से खाना? क्योंकि वो पॉटी गया था और फिर बिना हाथ धोए ही मुझे गंदे हाथों से खिला रहा था। अरे तो तू भी तो यही करती है ना? हाँ भाभी, माना आप बहुत प्यार से खाना बनाती है, लेकिन गंदे हाथ का देखा हुआ खाना कौन खाएगा? देखिए, अभी भी आपकी उंगली नाक में ही है। बहू सबकी बात सुनकर रोने लगती है। मैं समझ गई, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज से ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं समझ गई कि आप लोगों ने मेरे लिए कितना सहा है। मैं अब सफाई से काम करूंगी। तो जो काम घर के बड़े बड़े नहीं कर पाए, वो एक छोटे से बच्चे ने करके दिखा दिया। ये कहानी शुरू होती है ज्योति भवन से, जहाँ सिर्फ और सिर्फ ज्योति का राज चलता था, और चलता भी क्यों ना। तेरे पैदा होने के बाद ही बना है ये घर। तू तो लक्ष्मी है हमारी, और तू ही नाराज हो जाएगी तो कैसे चलेगा? चल अब बता, कौन सी लड़की सही रहेगी तेरे भैया के लिए? मैं क्या बताऊं मम्मी, शादी तो भैया को करनी है। क्या बताऊँ क्या? जैसे कि तेरी मर्जी के बिना मैं किसी लड़की को सिलेक्ट कर लूंगा, हाँ?
ज्योति भवन में तो वही आएगी जो मेरी प्यारी बहना को भाएगी। और उन सभी लड़कियों में से ज्योति को पसंद आती है निधि की तस्वीर। सूरज का परिवार निधि से मिलता है और पहले ही बातचीत के बाद दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। मानना पड़ेगा निधि, तेरी पार की नजर को दूसरी लड़की देखनी भी नहीं पड़ी। मैं ऐसे ही मेरी बेटी के हाथों को शुभ नहीं कहता। ज्योति ने तो अपना काम कर दिया, पर अभी काम खत्म नहीं हुआ सुषमा जी। असली काम तो अभी बाकी है। बहू को चढ़ाने के लिए गहने लेने होंगे, लेन देन का सामान लेना होगा, वो सब देखना है आपको। है ना ज्योति, यही करेगी। अपने भाई की शादी तक तू ससुराल नहीं जा रही बेटा। मैं दामाद जी से बात कर लेती हूँ, वरना यहाँ सब कैसे निपटेगा। तभी दरवाजे से विक्रम आता है। अब भाई की शादी है तो उसकी इकलौती बहन को दौड़ भाग तो करनी ही पड़ेगी। अब फिक्र मत कीजिए माँ, साले साहब की शादी तक मैं यहीं आकर खा लिया करूँगा, तो ज्योति को मेरे खाने की टेंशन भी नहीं होगी। पर हाँ, शादी के दूसरे दिन अपनी बीवी को ले जाऊंगा, मैं पहले से कह देता हूँ। यूं तो ज्योति की शादी को साल भर होने को आ रहा था, पर आज भी वो अपने मायके में सबकी चहीती थी। उसके बिना उसके मायके में पत्ता भी नहीं हिल सकता था। अपनी नई बहू के गहने खरीदने के लिए सुषमा ज्योति को लेकर ज्वेलरी शॉप पर जाती है। इतने सारे गहने हैं यहाँ तो, हे भगवान। आजकल के चलन का गहना तो मुझे समझ में ही नहीं आता। तू ही देख कर बेटा, अब जो करना है तुझे ही करना है। मैं तो काम कर करके पहले ही परेशान हो गई हूँ। पहले तू गहने देख, फिर तुझे सूरज की शेरवानी भी फाइनल करनी है। तभी ज्योति के फोन पर नरेंद्र का कॉल आता है। व्हाट्सअप किया है कार्ड बेटा, बता तो कौन सा फाइनल करवाऊँ। जब तक तेरी मंजूरी नहीं होती शांति नहीं मिलती मुझे। और पूरे 1 महीने ज्योति ऐसी बिजी हो जाती है कि एक टांग पर खड़ी कभी किसी की मदद कर रही है तो कभी किसी की। और उसके बाद आ जाता है वो दिन जिसका सभी को इंतजार था। अपने भाई की शादी के फंक्शन में उसकी वरमाला की रस्म एंजॉय करती हुई ज्योति जोर जोर से शोर मचा रही थी कि तभी मोहल्ले की पड़ोसन रसगुल्ला खाते हुए ज्योति के जीवन में कड़वाहट घुलने आ जाती है। डाल दो भाभी वरमाला, मैं आपकी साइड ही हूँ, उछल के डाल दो। अरे वाह, बड़ी खुश हो ज्योति तुम। अपनी बर्बादी पर पहली बार किसी को इतना खुश होते देख रही हो। हाँ आंटी, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आफ्टर ऑल मेरे भाई की दुल्हनिया जो घर आ रही है, और पसंद भी तो मेरी है, तो खुश तो होना ही है। क्या बताऊँ मैं आपको आंटी जी, मेरी पसंद के बिना भैया शर्ट भी नहीं खरीदते। हाय रे ज्योति, यूं तो तू बिहार गई, पर दुनियादारी की समझ तुझमें अभी भी नहीं आई। शादी के बाद कौन भाई पूछता है बहन को। क्या आंटी जी, आप नहीं जानती क्या? मेरी शादी को 1 साल हो गया है, पर आज भी भैया मुझे अपनी पलकों पर बिठा के रखते हैं। जरा सी आ नहीं निकलती मेरी कि फौरन मेरे घर पहुंच जाते हैं। दिन में 10 बार तो मम्मी फोन कर देती है, क्या बनाया क्या नहीं। तू समझी नहीं बेटा, तब तक तेरी शादी हो रखी थी, पर सूरज तो कमा रहा था ना। अब उसके जीवन में निधि आ गई है। असली बदलाव तो अब देखने को मिलेगा बेटा। गीता के मुंह से ऐसी बातें सुनकर ज्योति को धक्का लगता है और अगले ही पल उसे गीता की बात का प्रमाण भी मिलना शुरू हो जाता है। विदाई के वक्त ज्योति जैसे ही अपनी भाई की गाड़ी में बैठने जाती है, सूरज कहता है, अब निधि का लहंगा खुद ही इतना एरिया कवर कर लेगा। अरे कहाँ बैठेगी तू हमारे साथ? मैं कोई पागल थोड़ी ना हूँ भैया, मैं तो आगे बैठ रही थी। पर मेरे साली ने पहले ही कह दिया था कि वो आगे बैठेगी। अभी तो निधि अपने ससुराल पहुंची भी नहीं थी और ज्योति को लेफ्ट आउट फील होना शुरू भी हो जाता है। वक्त फेरी की रस्म के बाद सभी थके हारे आराम कर रहे थे कि निधि हॉल में आकर सभी से कहती है, मैं चाय नाश्ता लगा दूं मम्मी जी? तो भी तो शादी की रस्मों में थक गई होगी ना बहू, जा आराम कर, हम बाहर से नाश्ता मंगवा लेते हैं। तो सुभाष की समोसे मंगवा लो ना मम्मी, 1 नंबर समोसे होते हैं उसके। अरे रुक जा बेटा, अपनी भाभी से तो पूछ ले उन्हें क्या खाने का मन है। बता बेटा क्या खाएगी तू, वही मंगवाते हैं। कोई मैगी ला दे तो मैं मैगी बना दूं मम्मी जी। क्यों बेकार में तेल में सने हुए समोसे कचौड़ियाँ बाहर से लाना, और उससे तो शरीर ही खराब होगा। 2 मिनट लगेंगे, एक स्टोव पर चाय और दूसरे पर मैगी बना दूंगी। मैगी? अब पहले की तरह रहने से नहीं चलेगा सुषमा जी, बहू नए जमाने की है। अब हमें भी इन्हीं के पसंद से चलना होगा। जा बहू बना ले मैगी, हम भी तो खा कर देखे तेरे हाथ की मैगी। निधि किचन में जाकर सभी के लिए मैगी बनाकर लाती है। अरे वाह निधि, क्या मैगी बनाई है तूने? ज्योति, ये सुभाष के समोसे से तो लाख गुना अच्छा है, खाकर तो देख जरा। वाह बहू वाह, अब तो लगता है शाम के नाश्ते में मैगी ही खानी पड़ेगी। सच्ची इतनी अच्छी बनी है? फिर तो मैं भी खाकर देखती हूँ। निधि को साड़ी पहनने की आदत नहीं थी,
इसलिए वो जैसे ही मैगी खाने के लिए फॉक उठाती है, उसका दुपट्टा मैगी की प्लेट पर गिर जाता है। वो फिर से पल्ला हटाती है और जैसे ही फॉक अपने मुंह में डालने जाती है, उसका पल्ला फिर से खाने के प्लेट पर आ जाता है, जिसे देखकर सुषमा कहती है, अरे नहीं पहनी जा रही साड़ी, बहू तो कुछ और पहन ले। हैं? मम्मी ने कहा था कि शादी के बाद साड़ी पहनना, इसलिए बस साड़ी लेकर आई हूँ मम्मी जी। ठीक ही तो किया भाभी ने। वैसे भी मम्मी पापा को साड़ी सूट के अलावा और कुछ जमता भी नहीं है। अब बहू से नहीं संभल रहा है तो कैसे पहन लेगी साड़ी सूट। चल कोई बात नहीं बहू, हम दोनों कल सवेरे जाकर तेरे लिए कुछ कपड़े की शॉपिंग कर लेंगे। फिर तो मम्मा मेरा कोई काम नहीं है इस घर में, मैं भी निकलूं? हाँ हाँ बेटा तू भी जा, वैसे भी बड़े दिनों से तू यहाँ है, दामाद जी तेरे बिना परेशान हो रहे होंगे। वाह मम्मी वाह, मैंने जाने की बात क्या बोली, तुम तो फौरन तैयार होगी। ये तक नहीं बोला कि निधि के लिए कपड़े तुम पसंद कर देना ज्योति। गीता आंटी ठीक ही कह रही थी, भाई की शादी हो जाने के बाद बहन का मायका उसका नहीं रह जाता। और नाराज होकर ज्योति अपने ससुराल चली जाती है। वो 2 दिन तक अपनी माँ को कॉल भी नहीं करती। अब समझ में आएगा मम्मी को, जब मैं कॉल नहीं करूँगी ना, खुद ही सामने से कॉल करेगी। पर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ से ज्योति अपने मायके कॉल नहीं करती तो 1 हफ्ते तक उसके मायके से कॉल भी नहीं आता। क्या बात है डार्लिंग, इस बार तो तुम बड़े दिनों तक अपने ससुराल में टिक गई, वरना हर 3 दिन के बाद एक बार अपने मायके जाए बिना तुम रहती नहीं थी। क्या हुआ, पत्नी के आते ही साले साहब बहन को भूल गए क्या? पागल हो क्या? ऐसा हो सकता है भला? कभी भी नहीं। वो मेरा घर है, जिस घर का नाम ही मेरे नाम पर हो, वहाँ किसी और की कैसे चल सकती है। अब भी मम्मी को कॉल करती हूँ, ज़रूर हर बार की तरह उन्होंने फ़ोन इधर उधर रख दिया होगा। ये कहकर ज्योति अपनी माँ को कॉल लगाती है। और मम्मी, नाश्ते में क्या बन रहा है? अब मुझे नाश्ते की क्या चिंता बेटा, निधि ने ही सब कुछ संभाल लिया है, मुझे रसोई में जाने ही नहीं देती। जरा वीडियो कॉल कर, मैं तुझे दिखाती हूँ। आज बहू ने मुझे गाउन पहनाया है। अरे बहू जरा बताना तो वीडियो कॉल कैसे लगाते हैं। निधि आकर सुषमा के फोन से अपनी ननद को वीडियो कॉल करती है, जिसे देखते ही सूरज कहता है, अरे ज्योति से बात कर रहे हो तुम लोग, बढ़िया है। मैं अभी तुझे कॉल करने ही वाला था ज्योति, कल शाम को ठीक 5 बजे जीजा जी के साथ यहाँ पधार जाना। अभी तो बीवी आ गई है, बहन के बिना रहने की आदत डाल लो भैया। अरे तू समझी नहीं, बात यह है कि तेरी भाभी ने कल डिनर प्लान किया है, मेरे सारे कलीग्स को भी बुलाया है, तुम भी जरूर से आना। पहली बार ज्योति को ऐसा लग रहा था मानो उसके खुद के ही घर में उसकी कोई वैल्यू ही ना रह गई हो। अगले दिन ज्योति अपने मायके पहुंचती है, जहां वो देखती है कि हर तरफ बस निधि निधि निधि, भाभी भाभी हो रहा था। 1 हफ्ता नहीं हुआ भाभी को आए और अभी से सब निधि निधि करने लगे। बहुत हो गया, अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये परिवार मेरा है और मेरा परिवार मुझे भूल नहीं सकता, और भूले तो मैं याद दिला दूंगी। इस घर में सबसे इम्पोर्टेंट मैं थी और मैं ही रहूंगी। और बाकी गेस्ट के जाते ही ज्योति एक अनाउंसमेंट करती है, 1 हफ्ते तक मैंने किसी से बात नहीं की और ना किसी ने पूछा कि मैंने ऐसा क्यों किया। चलो आज मैं ही बता देती हूँ। असल में बात यह है कि भैया की शादी की तैयारियों में मैंने अपनी सेहत का ध्यान ही नहीं रखा, पर जब शादी के बाद अपने घर गई तो मेरी तबीयत बिगड़ने लगी, तो मैंने चेकअप करवाया और मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या तू मतलब मैं मामा बनने वाला हूँ? मेरा बच्चा, अरे सुषमा जी मैं नाना बनने वाला हूँ और आप नानी। अब आप बुढ़िया हो गई है, समझ लीजिए ओहदा बढ़ने वाला है आपका। इतनी बड़ी खुशी तूने हमें देने में इतनी देर क्यों लगा दी बेटा, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। बहू के पैर तो सच में बहुत ही शुभ है, बहू आते ही हमारी बेटी के जीवन में खुशियाँ लेकर आ गई। मम्मी भाभी की तारीफ तो ऐसे कर रही है जैसे उन्होंने ही मेरे पेट में मंत्र फूंक कर मुझे प्रेग्नेंट किया हो। और सभी का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए ज्योति बेहोश हो जाती है। फिर क्या था, होने वाले मामा जी, मामी, पापा, नाना, नानी फौरन ज्योति को उठाकर अंदर कमरे में ले जाते हैं। एक तरफ निधि ज्योति के चेहरे पर पानी की छींटें देती है तो दूसरी ओर सूरज उसकी हथेली पगथली रगड़ता है। मम्मी जल्दी से डॉक्टर को फोन करो ना, मेरी बहन और मेरे भांजे को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर का नाम सुनते ही ज्योति फौरन उठ खड़ी होती है। तुम ठीक तो हो ना ज्योति? मुझे तो बड़ी घबराहट हो गई थी। आप सब बेकार में ही परेशान हो रहे हैं, मैं ठीक हूँ। चलो नितिन अब चलते हैं। कहाँ चलते हैं? तू कहीं नहीं जा रही, तू यहीं रहेगी। पहला बच्चा मायके में ही करती है बिटिया, तू नहीं जा रही कहीं। बच्चा होने तक तू यहीं रहेगी। अब चिंता मत कीजिए दामाद जी, मैं और निधि है ना, हम दोनों मिलकर ज्योति को संभाल लेंगे। अब क्या था,
ज्योति को जो चाहिए था उससे वो मिल गया था। अगली सुबह सुषमा एक साड़ी वाली को अपने घर बुलाती है। सभी अपने लिए साड़ियां पसंद कर रहे होते हैं और जैसे ही निधि अपनी पसंद की साड़ी पर हाथ रखती है, ज्योति कहती है, हाँ वही साड़ी मुझे पसंद है भाभी। पर हाँ बेटा, जो तुझे पसंद है वही साड़ी तू रख। वैसे भी इस हालत में माँ जितनी खुश रहे बच्चा उतना ही स्वस्थ होता है। चल बता, अब क्या खाएगी तू? क्या इच्छा है तेरी? मैं क्या बोलूँ मम्मी, नाश्ते में तो मैगी ही मिलेगी ना। अरे मैं अभी जाता हूँ सुभाष के समोसे लेने, ठीक है मेरी लाडो? अब धीरे धीरे ज्योति अपने मायके को ही अपना घर समझने लगती है। वो अपनी सारी फ्रेंड को फोन करके अपने घर बुलाती है और एक छोटी सी पार्टी रख लेती है। भाभी आज मेरी कुछ फ्रेंड्स घर आने वाली है, तो आप सभी के लिए खाने का इंतज़ाम कर दीजिएगा। वैसे तो मैं ही खाना बना लेती, पर इस हालत में मैं अगर किचन में जाऊंगी तो बेकार में मम्मी आप पर भड़क जाएंगी। आप जानती है ना मम्मी मुझे लेकर कितनी पॉजिटिव है। कुछ देर में ज्योति की सारी सहेलियां वहां पहुंच जाती है। भाभी ड्रिंक्स लाना तो। हाँ दीदी। निधि हॉल में ड्रिंक्स लेकर जाती है। नहीं भाभी, मेरे गले में खराश है। अरे तो तू चाय पीना। भाभी आप नेहा के लिए 1 कप चाय ले आओ, तब तक हम कार्ड खेलना शुरू करते हैं। ओके गर्ल्स? और उसके आधे घंटे बाद ना आप स्नैक्स ला सकती हो भाभी। और कुछ इस तरह प्रेग्नेंट होने के नाम पर ज्योति अपनी भाभी से नौकरों की तरह काम करवाती रहती। ऐसे ही 3 महीने बीत जाते हैं। एक सुबह जब निधि खाना बना रही थी, वो ज्योति से कहती है, दीदी अगर आप फ्री हो तो आप जरा कपड़े देख लोगी, क्योंकि मुझे खाना बनाने में बहुत वक्त लग जाएगा और कपड़े टाइम से नहीं धुले तो सूखेंगे नहीं। मौसम तो आजकल कैसा हुआ पड़ा है, आप देख ही रही हैं। मुझसे काम करवाओगी भाभी तुम? ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। ज्योति उठकर वॉशिंग मशीन के पास तो जाती है, पर वहीं उल्टी करने का ड्रामा करने लगती है। ओह गॉड, कितनी खराब स्मेल है इस डिटर्जेंट की। मुझे उल्टी होने लगेगी। मेरा पेट, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। मम्मी भैया कोई है क्या? और ये बोलती हुई ज्योति हॉल में आकर बेहोश होकर गिर पड़ती है। क्या जरूरत है निधि तुम्हें ज्योति को कपड़े धोने को बोलने की? मुझे बोल दिया होता। हद होती है यार। निधि तुम न जाने क्या क्या करवा कर मानोगी मेरी बहन से। अरे ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। इस हालत में अक्सर ना हमें किसी न किसी चीज की स्मेल से उल्टी आने लगती है। मुझे फिक्र तो इस बात की हो रही है कि 3 महीने हो गए और अभी तक ज्योति का पेट बाहर क्यों नहीं आया? आ जाएगा ना मम्मी, वो तो मैंने ढीले कपड़े पहन रखे हैं ना, और इस घर में मुझे स्ट्रेस भी तो कितना दे रही है भाभी, इसीलिए शायद। अपनी माँ की बातों को सुनकर ज्योति को भी जरा टेंशन हो जाती है और अपने कमरे में जाकर ज्योति दिमाग लगाना शुरू करती है। लगता है मैंने अपनी प्रेगनेंसी को कुछ ज़्यादा ही हल्के में ले लिया। मुझे अपनी हरकतों में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा और इस पेट को भी बाहर करना पड़ेगा। और यहाँ ज्योति एक छोटी सी गलती कर देती है। एक दिन पहले ही सुषमा ज्योति से उसके पेट के बारे में पूछती है और अगले ही दिन ज्योति अपने पेट में एक पिलो लगा लेती है, जिसे देखते ही सुषमा फट से सब समझ जाती है। अरे बेटा, एक दिन में तेरा पेट इतना ज्यादा बाहर आ गया है? मुझे लगता है हमें डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। कहीं तेरे पेट में जुड़वा बच्चे हुए तो और ज्यादा देखभाल करनी पड़ेगी तेरी। वही तो मम्मी, मैं वही बताने जा रही थी आपको। याद है आपको कुछ दिन पहले मेरी सहेलियाँ घर आई थी, उसमें से ना एक डॉक्टर थी, उसी ने मुझे कहा कि शायद मेरे पेट में ट्विंस है। देखिए, मानना पड़ेगा आपकी पार की नज़र को। अपनी बेटी की साड़ी के अंदर से तकिया निकालते हुए सुषमा कहती है, आ गई मेरी नाती बाहर। अब बता, शर्म नहीं आई तुझे इतना घटिया नाटक करते हुए? तुझे पता भी है तेरे होने वाले बच्चों की सलामती के लिए दामाद जी हर रोज मंदिर पैदल चलकर जाते हैं, हर शुक्रवार व्रत करते हैं। तेरे भाई ने तो अभी से अपने भांजी या भांजी के लिए पैसे जोड़ने शुरू कर दिए थे। कितने खुश थे तेरे पापा। सबका दिल तूने तोड़ दिया बेटा, सबका। पर क्यों किया तूने ऐसा? आप लोग, क्योंकि भाभी कहती है आप लोगों का बर्ताव मेरी तरफ बदल गया। एक पल में ही आप सबने मुझे पराया कर दिया। तो तू ऐसा करेगी? ये नहीं सोचा तूने कि तेरी भाभी अपना घर छोड़कर यहाँ आई है? अगर हम उसे कंफर्टेबल फील नहीं करवाएंगे तो इस घर में वो कैसे एडजस्ट करेगी? हाँ, तू हमारी बेटी है, हमारी बेटी ही रहती। पर हमारा ध्यान खींचने के लिए तूने जो किया, उसके बाद तो तू मेरी आंखों के सामने से तो अभी क्या भी चली जा, वरना मैं तुझे कुछ बुरा बोल दूंगी। और तभी अचानक निधि को उल्टियाँ आने लगती है और सभी को पता चलता है कि निधि प्रेग्नेंट है। जिस जरिए का इस्तेमाल करके ज्योति सभी का ध्यान अपनी ओर खींचना चाह रही थी, वो उस पर ही उल्टा पड़ गया।
रात को जब सूरज और नरेंद्र घर वापस आते हैं तो सुषमा उनसे कहती है, ज्योति का बच्चा नहीं रहा, पर भगवान ने हमें वो बच्चा हमारी बहू के जरिए दे दिया। बहू प्रेग्नेंट है। और इस तरह सुषमा और निधि ज्योति की इज्जत सभी के सामने बचा लेती है। और जैसे ही ज्योति को ये महसूस होता है कि वो बुआ बनने वाली है, वो अपने मन से सारे बैर भाव हटाकर अपनी भाभी को गले लगा लेती है। बेटा, तेरी उम्र 30 बरस की हो रही है, लेकिन तू शादी के लिए तैयार ही नहीं होता। आखिर तुझे चाहिए क्या अपनी दुल्हन में? हमारे पास रुपए पैसों की कौन सी कमी है? तू एक बार कहकर तो देख, मैं तेरे लिए लड़कियों की लाइन लगा दूंगी। मुझे शादी नहीं करनी मम्मा। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। फिर ये डाउन मार्केट लोगों की तरह शादीशुदा बनकर क्यों घूमना है? इंसान के पास बस पैसा होना चाहिए, फिर दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं जिसे वो खरीद ना सके। जब दुनिया में इतना प्यार भरा पड़ा है तो मैं किसी एक के साथ अपना पूरा जीवन क्यों बिताऊं? बेटा, तुझे पढ़ने के लिए विदेश भेजते समय मुझे मालूम नहीं था कि तू वहां जाकर ऐसी वाहियात सोच का मालिक बनकर लौटेगा। अरे, शादी करना डाउन मार्केट लोगों का काम है, हैं? शादी करके किसी एक को चाहना, उसके प्रति वफादार रहना तो डाउन मार्केट है। लेकिन हर रोज एक नई लड़की के साथ बाहों में बाहें डालकर घूमना बहुत अच्छा काम होता है। क्यों? सही कहा ना? माँ, आपको मेरी बात ना आज तक समझ में आई है, ना आ जाएगी, इसलिए मुझे आपको कुछ समझाना ही नहीं है। बस आप साफ साफ सुन लीजिए, मैं किसी साड़ी पहनने वाली लड़की से शादी कभी नहीं करूंगा। फैसला सुनाने के बाद विशाल वहां से उठकर अपने कमरे में चला गया। पता नहीं क्या होगा इस लड़के का, भगवान भला करे बस इसका। मैंने भी जाने किस अशुभ घड़ी में इसे विदेश भेजा था। पूरा अंग्रेज बनकर ही वापस आया है ये लड़का। अपने देश की सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज सब इसे डाउन मार्केट और बेसलेस लगने लगे हैं। बात कर रहा है कि शादी करना डाउन मार्केट है। हमने शादी की और जीवन भर निभाई भी, एक बच्चे की माँ बन गए, मतलब हम डाउन मार्केट हुए? कैसे समझाऊं इसे कि इस बंधन में परिवार बनाकर जो सुख मिलता है वो संसार में कहीं नहीं है। इंसान चाहे जितनी दौलत कमा ले, चाहे जहां चला जाए, उसे सुकून वापस अपने घर परिवार के पास ही मिलता है। और ये लड़का परिवार के नाम पर ऐसे भागता है जैसे ये हमेशा जवान ही रहेगा। अरे, आज तो ये जवान है, इसके साथ आवारागर्दी करने वाले लोगों की एक लंबी फौज है, लेकिन उम्र तो ढलेगी ही ना, तब ये क्या करेगा? विशाल को अपने आने वाले कल की कोई चिंता नहीं थी। वो तो बस अपना आज जी भर के जी लेना चाहता था। लेकिन उसकी माँ दिन रात बेटे की चिंता में घुली जा रही थी। अचानक ही एक दिन विशाल की माँ को दिल का दौरा पड़ जाता है और वो अस्पताल में जीवन और मृत्यु के बीच झूलने लगती हैं। यूं समझ ले यमराज को चकमा देकर लौट कर आई हूं मैं। देख बेटा, मेरे जीवन का कोई अता पता नहीं है। अपनी इस बूढ़ी माँ की एक बात मानेगा बेटा? माँ, शादी के अलावा और कुछ भी मांग लो तो मैं मना नहीं करूंगा। बेटा, वादा कर मुझसे, तू शादी कर लेगा। एक बार तेरे सर पर सेहरा सजा देख लूं तो मुझे संतोष हो जाएगा कि तेरे जीवन में भी अब कोई तेरा ख्याल रखने वाली आ गई है, तो मैं चैन से मर सकूंगी। माँ, ये कैसी मनहूस बातें कर रही हो आप? कुछ नहीं होगा आपको। बेटा, वादा कर, 1 सप्ताह के अंदर तू शादी कर लेगा और मुझे बहू का मुंह दिखा देगा। माँ की जिद के आगे विशाल की एक भी नहीं चलती है और वो परेशान होकर अपने घर लौट आता है। मेट्रो में ऐड बनाओ, उसमें साफ साफ लिखो, शादी के लिए एक लड़की चाहिए जो 6 महीने के लिए पत्नी बनने की इच्छुक हो। अरे सर, ये कैसा ऐड है? कौन सी लड़की ऐसे 6 महीने के लिए शादी करना चाहेगी? ऐड में ये भी जोड़ दो कि सिलेक्टेड कैंडिडेट को अच्छी सैलरी भी दी जाएगी। फिर तुम देखो कैसे यहाँ पर शादी के लिए लड़कियों की भीड़ जमा हो जाती है।
जैसा कि विशाल ने सोचा था सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हो रहा था। सच में अगले 2 दिनों के अंदर लड़कियों की ऑफिस में लाइन लग गई। ये कैसी लड़कियां बुलाई हैं तुमने? सब की सब एक नंबर की आवारा और बिगड़ेल टाइप की लड़कियां हैं जिन्हें बस पैसों से मतलब है। कपड़े देखे हैं इनके, स्कर्ट शॉर्ट्स, छी। माँ ऐसी लड़कियों को बहू बनाना तो दूर, घर में घुसने भी नहीं देंगी। अरे मुझे बार डांसर नहीं पत्नी चाहिए। ऐसी लड़की को यहां बुलाने से पहले तुम्हें कुछ तो सोचना चाहिए था। सर, 6 महीने की पैसों के लिए की जाने वाली शादी के लिए कोई शरीफ लड़की थोड़ी ना आएगी। ऐसी चालू टाइप लड़कियां ही आएंगी। संस्कारी और अच्छे घर की लड़की कभी भी आपके साथ 6 महीने के लिए शादी नहीं करेगी। हिंदुस्तान में शादी को 7 जन्म का रिश्ता माना जाता है। आप इसे मजाक मत समझिए। तुम्हें जिस काम के लिए सैलरी मिलती है वही करो। भाषण सुनने का भी मेरा मूड नहीं है। फिलहाल तो इन सब लड़कियों को यहाँ से चलता करो। जी सर, अभी करता हूँ। 2 दिन बीत गए थे लेकिन अभी तक कोई भी ढंग की लड़की शादी के लिए मिल नहीं सकी। तीसरे दिन, हेलो, मेरा नाम शिवानी है। मैं शादी के लिए मिलने के लिए आई हूँ। मैनेजर शिवानी को ऊपर से नीचे तक देखता है। गुलाबी रंग की साड़ी में लिपटी हुई शिवानी काफी खूबसूरत नजर आ रही थी। उसके बातचीत करने के तरीके से लगता था कि वो किसी अच्छे परिवार से ताल्लुक रखने वाली संस्कारी लड़की है। ये लड़की तो बिल्कुल वैसी ही है जैसी सर को चाहिए थी। दिखने में खूबसूरत, संस्कारी और एकदम बहू टाइप मटेरियल है। मैं अभी सर को इन्फॉर्म करके आता हूँ। सर, एक शिवानी नाम की लड़की आपसे मिलने के लिए आई है। आप एक बार मिलकर देख लीजिए। मुझे उम्मीद है आपको ये लड़की जरूर पसंद आएगी। अच्छा ठीक है, अंदर भेज दो उसे। हेलो, मेरा नाम शिवानी है। हेलो, मेरा नाम विशाल है। आप जानती हैं ना आप यहाँ किस काम के लिए आई हैं? जी, आपको शादी के लिए एक लड़की चाहिए। देखो, मैं सारी बातें तुम्हें बिल्कुल साफ साफ बताता हूँ। मुझे शादी और इस जीवन भर की कंपेनियनशिप पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने शादी के लिए तुम्हें बुलाया है और मैं ही ये कह रहा हूँ कि मुझे शादी में यकीन नहीं है। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये शादी बस लोगों को दिखाने के लिए होगी। मेरी माँ की जिद है कि वो मेरी शादी होते हुए देखना चाहती है। बस माँ की खुशी के लिए मैं ये शादी करना चाहता हूँ। हम 6 महीने का एक कॉन्ट्रैक्ट बनवाएंगे और उस कॉन्ट्रैक्ट में बिल्कुल साफ साफ लिखा होगा कि 6 महीने के बाद हमारी शादी खत्म हो जाएगी और 6 महीने के बाद अपनी अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने के लिए तुम और मैं बिल्कुल स्वतंत्र हो जाएंगे। मुझसे अलग होने के बाद तुम कोर्ट में अपना गुजारा भत्ता लेने के लिए कोई केस नहीं कर पाओगी क्योंकि तुम खुद अपनी मर्जी से इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करोगी कि तुम्हें इस शादी की तमाम शर्तें मंजूर हैं। और अगर इन 6 महीनों में मैं प्रेग्नेंट हुई तो उस बच्चे का क्या होगा? सवाल ही नहीं उठता। तुमने शायद ध्यान से सुना नहीं। हम दोनों सिर्फ शादीशुदा होने का नाटक करेंगे। मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वास्तव में हमारे बीच पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता होगा ही नहीं। टेंशन मत लो, तुम बिल्कुल सेफ रहोगी। मुझे बस अपनी माँ को खुश रखना है। ओह हाँ, पैसों की चिंता मत करना। हर महीने 2 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में आ जाएंगे। बाकी 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर मैं 10 लाख रुपए और तुम्हें दूंगा। कुल मिलाकर 20 लाख रुपए हो गए। तुम खुद सोचकर बताओ, 6 महीने में 20 लाख रुपए कमाने का इससे आसान तरीका कोई हो सकता है? वैसे एक सवाल है मेरा। तुम एक सीधी सादी पढ़ी लिखी लड़की दिखाई देती हो, फिर मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? आपने अभी बताया तो कि पैसा कमाने का इससे आसान तरीका कोई नहीं हो सकता। बस यही आपके सवाल का जवाब है। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। नौकरी करके इतना पैसा जमा करने में मुझे बहुत वक्त लगेगा। मजबूरी इंसान से बहुत कुछ करवा देती है। अच्छा ठीक है, मेरी तरफ से डील डन है। ठीक है, मुझे भी सारी शर्तें मंजूर हैं, लेकिन 20 लाख नहीं, मुझे पूरे 25 लाख चाहिए। ठीक है, डील डन। तुम्हें शादी के कॉन्ट्रैक्ट पेपर 1-2 दिन में मिल जाएंगे। मैं सारे अरेंजमेंट्स करवा देता हूँ। शादी की डेट फाइनल होने के बाद तुम्हें मेरे असिस्टेंट का कॉल आ जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, हम मंदिर में शादी करेंगे, बिना किसी धूमधाम के, बिल्कुल शांति से। तुम्हें भी ज्यादा किसी से इस बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मंजूर है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, कभी गलती से भी माँ के सामने इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में जिक्र मत करना। उन्हें पता नहीं लगना चाहिए कि मैंने शादी से बचने के लिए ये खेल रचा है। और हाँ,
तुम्हें बाकी फैमिली के सामने बहुत ज्यादा लवी डवी बनने की कोई जरूरत नहीं है। मैं माँ को यही दिखाऊंगा कि मेरी तुम्हारे साथ बन नहीं रही। हमारी छोटी छोटी बातों पर झगड़े होंगे और फिर 6 महीने के बाद तुम ये कहकर घर छोड़कर निकल जाना कि अब तुम इस शादी में और दिन तक मेरे साथ नहीं रह सकती। माँ का भी मेरी शादी करने का सपना पूरा हो जाएगा और उन्हें यह भी समझ में आ जाएगा कि मैं किसी लड़की के साथ जीवन भर निभा नहीं सकता और सारी जिंदगी की टेंशन खत्म हो जाएगी। सारी शर्तों पर डिस्कशन करने के बाद शिवानी अपने घर लौट आती है। माँ, जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। विशाल मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गया है। 25 लाख रुपए में डील फाइनल है। बहुत बढ़िया बेटा, 25 लाख रुपए की डील बहुत अच्छी है। तो चिंता मत कर, करोड़पति लोग हैं वो। उसकी माँ को तो पता नहीं है ना कि ये शादी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तो तुझे कम से कम 2 करोड़ के गहने और चढ़ा देगी। वो भी तेरे ही होंगे ना। मुझे पैसों का लालच नहीं है माँ। मैं तो उस घर में बस तुम्हारा बदला लेने के लिए जा रही हूँ। अगर मैंने शिवानी को झूठ ना बताया होता तो ये कभी उस विशाल के साथ शादी करने के लिए तैयार न होती। शिवानी एक सोची समझी साजिश के तहत ही विशाल से शादी करने को तैयार हुई थी। उसकी माँ पुष्पा ने उसके दिमाग में विशाल और उसके परिवार के खिलाफ ऐसा जहर भरा था कि उसे सिर्फ अपनी नफरत और इंतकाम ही दिखाई दे रहा था। पुष्पा बरसों पहले विशाल की आया बनकर उनके घर गई थी। उसकी नज़र शुरू से उनके महल और दौलत पर थी। विशाल की माँ ने पुष्पा के इरादे पहचान लिए थे, इसलिए उसे काम से निकाल दिया था। बस उसी वक्त दौलत को पाने के लिए पुष्पा को एक बार फिर से मौका मिल गया था। कहाँ खो गई माँ? कहीं नहीं बेटा। माँ, विशाल चाहता है कि उसकी माँ को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है, लेकिन मैं इतनी चालाकी से ये बात उसकी माँ को बताऊंगी कि माँ बेटे का रिश्ता जीवन भर के लिए नर्क बन जाएगा। बस इन माँ बेटे को अलग कर दिया तो समझो मेरा काम हो गया। पैसा भी मिल जाएगा और बदला भी पूरा हो जाएगा। 1 सप्ताह बाद विशाल और शिवानी गले में जयमाला डाले हुए विशाल की माँ के सामने आते हैं। माँ, आपकी जिद थी ना कि आपको अपनी बहू चाहिए, तो ये लो, मैं आपके लिए बहू ले आया हूँ। कर लो अपना शौक पूरा। अरे बेटा, बहू लाया है या बाजार से खरीद कर खिलौना लाया है जिससे खेल कर मैं अपना शौक पूरा कर लूं? कौन है ये? तुझे कहाँ मिली और ऐसे अचानक शादी करने की क्या जरूरत थी बेटा? हम धूमधाम से हाथी घोड़े लेकर तेरी बारात निकालते। मैंने आपको बताया था ना, मुझे ये शादी के नाम पर होने वाली नौटंकी बर्दाश्त नहीं होती। आपको बहू चाहिए थी, मैं मंदिर से शादी करके ले आया। और ये कौन है, कहाँ मिली, ये सब सवाल के जवाब जानना आपके लिए जरूरी नहीं है। आप बस अब खुशी खुशी इसके स्वागत की तैयारी करिए। शिवानी नाम है इसका, पढ़ी लिखी है, और हाँ, मुझे एक नजर में भा गई तो ले आया। क्या हुआ, आपको पसंद नहीं आई क्या? अरे नहीं बेटा, ये तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। मुझे बहुत पसंद है बेटा। जहाँ तेरी खुशी मेरी खुशी भी उसी में। शीला को ये बात मन ही मन बहुत खटक रही थी कि बेटा विशाल बिना किसी को बताए शादी कराया। विशाल अचानक से बहू को लेकर घर आ गया। बच्चों ने जो किया सो किया, लेकिन हम तो अपना फर्ज पूरा कर सकते हैं। ऐसा सोचकर शीला कुछ गहने और कपड़े लाकर बहू को सौंप देती है। थोड़ी देर बाद, तुम बिल्कुल ठीक कहती थी माँ, मेरी सास ने मुझे इतने सारे कीमती गहने और कपड़े दिए हैं कि उन्हें देखकर मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई हैं। सच में ये बहुत ही मालदार पार्टी है। 6 महीने के बाद मुझे तो यहाँ से वापस आना ही है, लेकिन तुम देखना, इन 6 महीनों में मैं इस बुढ़िया से कितना माल निकलवाती हूँ। हमारी तो लाइफ ही सेट हो जाएगी कसम से। अपनी सास शीला से ज्यादा रुपए ऐंठने के लिए अब शिवानी उसके साथ कुछ ज्यादा ही प्यार से पेश आ रही थी। लेकिन जैसा कि उन्होंने प्लान किया था, विशाल के साथ वो बात बात पर झगड़ा करती। पता नहीं क्या सोचकर मैंने तुम्हारे जैसी नकचढ़ी लड़की से शादी की। अरे, पूरी लाइफ खराब कर दी।
और कान खोलकर सुन लो, तुम मेरी बीवी हो, बीवी बनकर ही रहो। अगर शादी की है तो जिम्मेदारी भी लो। ये क्या बात हुई कि पत्नी पूरा दिन घर पर पड़ी आपका इंतजार करती रहे और आप बाहर अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते घूमते रहे? पत्नी को अपने पैर की जूती मत समझिए। ये जूता सर पर पड़ता है ना तो अच्छे अच्छों के होश ठिकाने आ जाते हैं। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। बातों से तुम अपनी औकात दिखा ही देती हो। औकात से मतलब क्या है आपका? अपनी लिमिट क्रॉस मत करिए मिस्टर। मुझे भी आपके इस महल में रहने का कोई शौक नहीं है। विशाल और शिवानी लगभग हर रोज इसी तरह लड़ते थे और उनके कमरे से आती झगड़े की आवाज सुनकर शीला बहुत परेशान हो जाती थी। शायद मैं ही गलत थी। मैंने अपने बेटे पर दबाव डाला कि वो शादी करे। वो ठीक ही कहता था, शादी निभाना उसके बस का नहीं है। बिना बात मैंने शिवानी की भी जिंदगी बर्बाद कर दी। अपनी इस गिल्ट से निकलने के लिए शीला शिवानी के साथ बहुत प्यार से पेश आती और उस पर दिल खोलकर खर्च करती ताकि शिवानी विशाल के बुरे व्यवहार को कुछ देर के लिए भूल जाए। एक दिन शीला बहू शिवानी के साथ मॉल में शॉपिंग कर रही होती है। तभी उसका फोन बजता है। मैं थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ, अभी बिजी हूँ। इतना कहकर शिवानी फोन रख देती है। मम्मी जी, मैं जरा वॉशरूम होकर आती हूँ, आप तब तक साड़ियाँ देखिए। शिवानी को ऐसे हड़बड़ी में जाते देख शीला को शक हो जाता है कि जरूर बहू शिवानी कुछ छिपा रही है। वो उसका पीछा करती है तो देखती है शिवानी वॉशरूम के बाहर खड़े होकर किसी औरत से बात कर रही है। अरे माँ, क्या जरूरत थी आपको यहाँ आने की? मम्मी जी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। अरे बेटा, पिछले महीने भी विशाल ने पैसे नहीं भेजे थे और इस महीने भी नहीं भेजे। 6 महीने भी पूरे होने वाले हैं। उसके इरादे तो नहीं बदल गए ना? अरे माँ, इरादे बदलने से क्या होता है? हमारे पास विशाल का साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट है। बस कुछ दिन की बात और है, फिर मुझे ये शादी का नाटक भी नहीं करना होगा और हम आराम से इन पैसों से मजे करेंगे। हे भगवान, ये तो वही है ना जिसे मैंने चोरी करते देख काम से निकाल दिया था, और ये शिवानी इसकी बेटी है। सबसे बड़ी बात, शिवानी ने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। इतना बड़ा खेल खेला इन सब ने और मैं इस शिवानी को अपनी बेटी मानने लगी थी। आज के आज इसे घर से निकालना होगा, वरना मेरा नाम भी शीला नहीं। शीला गुस्से में वहां से सीधे घर पहुंच जाती है और अपने बेटे को भी बुला लेती है। कुछ देर बाद, मम्मी जी, आप अकेली ही घर आ गई? क्या हुआ, कुछ बात है क्या? बात तो अब तू बताएगी बेटा। बता, कितने लाख रुपए बकाया है तेरे? हाँ, अभी चेक कट कर तेरे मुंह पर मारती हूँ। अपने पैसे ले और दफा हो जा मेरी नजर के सामने से। इतना बड़ा धोखा किया मेरे साथ। हाँ, सब अदाकारी चल रही थी तुम लोगों की। विशाल सर नीचे कर खड़ा था। शिवानी को समझ में आ गया था उसके नाटक से पर्दा गिर चुका है, इसलिए वो भी चुपचाप अपना सामान पैक करके वहां से जाने लगती है। घर से निकलते समय जाने क्यों उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते थे। रात हो गई है। विशाल, गाड़ी निकाल, इसे ट्रेन में बिठा कर आ। अंधेरे में अकेले कहाँ जाएगी? शिवानी की आंखों से गिरते आंसू को देखकर विशाल का मन भी भीग रहा था। अपने आंसुओं को लाख रोकने के बाद भी उसकी आंखें भी भीग रही थी। कुछ देर बाद विशाल, शीला और शिवानी रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। शिवानी अपना ट्रॉली बैग खिसका कर ले जा रही थी और इधर विशाल के सब्र का बांध टूट रहा था। वो लगातार अपने आंसू मां से छिपाने की कोशिश कर रहा था। सच सच बता, प्यार करने लगा है ना तू इस लड़की से? नाटक करते करते सच में उसे अपनी पत्नी समझने लगा है ना? मुझे नहीं पता माँ ये क्या है, लेकिन मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे कुछ टूट रहा है मेरे अंदर। इसे ही तो प्यार कहते हैं बेटा, और यही हालत उस शिवानी की भी है। अनजाने में वो भी तुझसे प्यार करने लगी है। 24 घंटे एक दूसरे के साथ रहते रहते आदत हो गई है तुम्हें एक दूसरे की। अपने बेटे की खुशी की खातिर शीला पिघल जाती है। जा, रोक ले अपनी शिवानी को,
लेकिन इस बार नकली नहीं, असली शादी करनी होगी और इस बार कॉन्ट्रैक्ट 7 जन्म का बनेगा। बोल, मंजूर? मंजूर है माँ। विशाल दौड़कर शिवानी को रोक लेता है। धूमधाम से उनकी शादी होती है और दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं।